हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में यूपी टेट 2018 के पेपर को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम केवल पर्यावरण पार्ट को ही कवर करेंगे। इससे पहले हमने पर्यावरण का जितना भी पार्ट है 2018 से पहले जो पेपर हुए हैं आपके यूपी टेट के, वो हमने टोटल वीडियो उनका बना करके अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया है। और इसके बाद आपका जो है अन्य हम जैसे ये पर्यावरण आपका टॉपिक खत्म होता है उसके बाद अन्य सब्जेक्ट हम ले लेंगे। और इससे पहले हमने यूपी टेट मैथ का टोटल मैथ सॉल्व करके प्लेलिस्ट बना दिया है चैनल पे, जो कि आपका 2011 से लेकर के 2021 तक जितने यूपी टेट के पेपर हुए हैं उसका हमने गणित पार्ट सॉल्व कर लिया है। चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो इसमें आप देखिए, ऑप्शन ए एंथ्रेसाइनिन, ऑप्शन बी कैरोटीनॉइड, ऑप्शन सी लाइकोपीन, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोफिल के कारण आपका जो है पत्तियों का रंग या पेड़ पौधे हरे होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो क्या हैं? एयरोसेल केन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि टोटल जो दिए गए ऊपर वो सब रीजन जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, यूफा बिरसेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन ए कॉपर लीफ, बी जेट्रोफा, सी कैंडल नट ट्री और डी है आपका सर्फगंधा। तो जैसा कि आप जानते हैं बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जो आपका पौधा है या फैमिली है वो आपका देखिए यहाँ दिया गया उन्होंने ऑप्शन नंबर बी जेट्रोफा से आपका बायोडीजल तैयार किया जाता है। प्रश्न घुमा फिरा के कैसे भी पूछ ले आपसे, तो जब भी ये आई बड़ आपका फसल ऐसी कौन सी है जिससे बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, तो आपका जेट्रोफा है। ये कई बार प्रश्न आ गया परीक्षा में। अगला प्रश्न आपके सामने, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमस सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है ग्रामीण या अपने उसमें हिंदू धर्म में? तो वो जो है आपका नाम है तुलसी। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ताजा जल, बी पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल या नल का पानी या नल का पानल नहीं, नल का पानी है यहाँ पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं इन्होंने साफ साफ लिखा पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहेंगे। सुरक्षित पानी है उसे हम ताजा जल तो नहीं बोलेंगे, और आशुद्ध जल पीने योग्य नहीं होता है, और नल के पानी को हम नल का पानी ही बोलेंगे। उसे जरूरी नहीं कि पीने योग्य हो, क्योंकि कभी कभी मान लो जो नल लगाया जाता है शुरुआत में तो इतना गंदा पानी आता है या किसी में बालू आने लगती है तो उसे पानी पीने योग्य नहीं बोल सकते हम। तो सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम पीने योग्य पानी ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ए मैथेन, बी मिथाइल आइसोसाइनेट, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये कई बार पूछा भी गया है कि 1984 की जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस थी, वो रिसाव के कारण वहाँ जो है ये रिसाव हुई थी गैस। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 2 दिसंबर, सी 16 सितंबर, डी 11 जुलाई। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सही, ए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एम एस स्वामीनाथन एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पत्रकार थे या कृषि वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है कृषि वैज्ञानिक, ये सही हो जाएगा, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन जो थे वो कृषि वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न आपके सामने, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? ए अहमदाबाद में, बी नई दिल्ली में, सी कोयम्बटूर में, डी देहरादून में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? सोखने का मतलब ग्रहण कर लेते हैं। तो आप तो जानते ही होंगे, इसमें ऑप्शन देखिए, CO2 दिया है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया हीलियम, सी दिया नाइट्रोजन, डी दिया ऑक्सीजन। जब भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो जब आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो यहाँ पर सूर्य से प्रकाश लेते हैं और वायुमंडल से CO2 लेते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लेते हैं, और जड़ों के द्वारा आप जल और खनिज लवण पोषक तत्वों को लेते हैं। इन सब चीज़ों को मिलकर यहाँ बनता है पत्तियों पर भोजन या मंड कहते हैं जिसे। और ये भोजन फिर, और जो जल आपका ये पौधे में जो जल का परिसंचरण होता है वो जाइलम की द्वारा होता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। और एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा जो यहाँ मंड या भोजन तैयार होता है वो पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुँचाया जाता है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर इतना काम। इसके बाद यहाँ से गैस निकलती है जिसे कहते हैं आप O2। कभी कभी पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? छोड़ने वाली गैस तो आपकी O2 है, सोखने वाली गैस CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर ए सही लगा लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेते हैं। और निकालने की बात आती तो आप जो है यहाँ पर लगा देते ऑक्सीजन को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? शाक बच्ची, मृतक बच्ची, मांस बच्ची, रसायन बच्ची। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो अपशिष्टों को अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जो जीव होते हैं उनको कहते हैं मृतक बच्ची। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मृतक बच्ची। अगला प्रश्न आपके सामने, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए भूतापीय ऊर्जा, बी जल विद्युत ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो आप जैसा जानते हैं यहाँ जो है आपकी तप्त भौमजल से भूतापीय ऊर्जा ही हमें मिल सकती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ए हिमालय में, बी पश्चिमी घाट पर, या सी पूर्वी घाट, या विंध्याचल। तो 16 घास है वो आपकी पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया पश्चिमी घाट, ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? जो पेलिकन पक्षी होते हैं वो कहाँ प्रजनन करते हैं? पहला ऑप्शन दिया है कोक्कारे बेलूर, बी ऑप्शन दिया है नेलापट्टू, सी दिया है कुंथनकुलम, डी दिया उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि पेलिकन पक्षी जो है कोक्कारे बेलूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम, इन तीनों में प्रजनन करते हैं। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है मिनी माता किसके कारण होता है, या ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन दिया है कैडमियम, बी दिया है आर्सेनिक, सी दिया है पारा, डी दिया है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि ऐसी मछली जिसमें पारे की मात्रा अधिक होती है
तो वहाँ उस मछली को खाने से आपको मिनी माता रोग हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, बी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ जो सी आंसर है दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी ध्रुव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? ए हीरालाल जे कानिया, बी ऑप्शन में दिया है एम पतंजलि शास्त्री, सी मेहरचंद महाजन, डी एस आर दास। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हीरालाल जे कानिया भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? ये मैंने पहले भी प्रश्न बताया था आपको, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है, जहाँ के यूपी टेट में भी और सी टेट में भी पूछा गया है ये। तो इसमें रेड डेटा बुक है वो आपके ऐसे इसमें जीव जंतुओं को रखा जाता है जो विलुप्ति के कगार पे होते हैं, यानी विलुप्त नहीं हुए हैं लेकिन विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाते हैं, ऐसे जीव जंतुओं को यहाँ पर रखा जाता है। तो ऑप्शन ए विलुप्ति के करीब जीव, बी नदियों में प्रदूषण, सी घटता भूगर्भ जल स्तर, डी वायु प्रदूषण। तो आप समझ गए होंगे यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? तो देखिए ये प्रश्न जो है 2018 का प्रश्न है, तो ये करंट अफेयर का दे दिया है। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? तो यहाँ ऑप्शन ए मालिनी भट्टाचार्य, बी गिरिजा व्यास, सी रेखा शर्मा, डी यास्मीन अबरार। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही, रेखा शर्मा थी उस समय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने 140, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा के अध्यक्ष, डी राज्यसभा के सभापति। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक का आहूत करते हैं, यानी कि यहाँ ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ए 3 में, बी 9 में, या सी 6वें में, या डी 4 में। तो यहाँ आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका दिया गया है 9th यानी कि 9वीं अनुभाग में, 9वें अनुभाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? ए राष्ट्रपति की शक्तियों से, बी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, सी शहरी स्थानीय स्वशासन से, डी संसद की शक्तियों से। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? यानी कि ऐसी कौन सी गैस है जो वर्षा के पानी में घुल जाए तो वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया गया इन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड, तीसरा दिया है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और डी दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 जो गैस है आपकी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है जो वर्षा के पानी में घुलने के बाद वर्षा के पानी को अम्लीय बना देती है।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ए स्विट्जरलैंड से, बी अमेरिका से, सी इंग्लैंड से, डी आयरलैंड से। तो यहाँ सही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या लोकसभा सचिवालय करेगा? तो आप जानते हैं कि चुनाव से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो निर्वाचन आयोग करता है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, यूपी टेट को छोड़ दीजिए अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है कि लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए दिया है शून्यकाल, बी सार्वजनिक काल, सी विशेषाधिकार काल या प्रश्नकाल। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को आप प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जबकि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के जो समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। और ये समय मानिए जो कि शून्यकाल है वो 12 बजे से 1 बजे तक जो होता है, उस 12 के 1 के बीच का समय, 12 से 1 के बीच का समय, उसे आप कहते हैं शून्यकाल। यानी कि जो प्रश्नकाल है उसके बाद जो समय आता है वो शून्यकाल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्षा जल संग्रह, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन ए पानी का वितरण, ऑप्शन बी प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, सी वर्षा जल का जमाव और भंडारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है आपका वर्षा जल का जमाव और भंडारण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है। यहाँ पर वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ये है आपका वर्षा जल संग्रहण। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? ऑप्शन ए बांदीपुर नेशनल पार्क, बी कार्बेट नेशनल पार्क, सी काजीरंगा नेशनल पार्क, डी गिर नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडा जहाँ संरक्षित हैं वो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। और एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है उसके लिए पूछा जाए तब भी आप काजीरंगा नेशनल पार्क लाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ए उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, या अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, या उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो यहाँ आपका देख रहे होंगे ऑप्शन देख ए कि पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। क्योंकि जो उत्पादक होते हैं, जैसे मान लीजिए जो अपने आप से पैदा हो रही है जैसे वनस्पति है, वो एक तरह से उत्पादक हो गई और उसको खाने वाला उपभोक्ता हो जाएगा। बाद में वो जब उपभोक्ता एक तरह से मृत हो जाता है तो उसमें एक बैक्टीरिया होते हैं उसके शरीर को अपघटित कर देते हैं। तो ये क्रिया है तीन, इसमें पहले उत्पादक आती है, फिर उपभोक्ता आते हैं, फिर अपघटक आते हैं। इस तरह से ये पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा प्रवाह का संबंध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी प्रोपेन, सी एथेन, डी मैथेन। तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने इससे पहले के पेपर आपने नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। पर्यावरण के टोटल पेपर पुराने, और इसके अलावा मैथ सीरीज में हमने कंप्लीट कर दिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।